पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल और फीचर राइटिंग पे। जैसे कि हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि कई तरह के संपादकीय लेखन होते हैं जिसमें तथ्यों, विश्लेषण और विचारों का समावेश होता है। हम बात कर चुके हैं कि समाचार में मुख्य रूप से हम लोग तथ्यपरक होने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक ओपिनियन राइटिंग का जो है क्षेत्र आता है। संपादक पृष्ठ में संपादकीय होते हैं और लेख होते हैं। समाचार पृष्ठों पर फीचर भी एक जो है वो प्रमुख चीज होती है और समाचारों के अलावा उनका विश्लेषण करने के लिए थोड़ा एक मानवीय पक्ष से जो है स्टोरीज लिखने के लिए हम फीचर का इस्तेमाल करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ IIMC के डॉक्टर आनंद प्रधान हैं। आनंद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आनंद जी, थोड़ा सा बताइए हमारे छात्रों को कि आर्टिकल राइटिंग और फीचर राइटिंग में क्या अंतर है, फीचर आर्टिकल का अंतर क्या है, और हम इस पर बात करेंगे कि आप जब फीचर लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि फीचर और आर्टिकल, इन दोनों में जो सबसे मेजर फर्क ये है कि फीचर जहां कुछ हद तक सब्जेक्टिव और एक तरह का क्रिएटिव राइटिंग है, जिसमें ह्यूमन पक्ष या मानवीय पक्ष को हम ज्यादा मजबूती से और एक उसके आर्टिस्टिक पहलू को या उसके मानवीय पहलू को उठाने की कोशिश करते हैं। वहीं लेखों में या जो जिस आर्टिकल राइटिंग या ओपिनियन राइटिंग जिसको हम कहते हैं, विचारपरक लेखन में हमारी कोशिश होती है कि तथ्यों का इस तरह से विश्लेषण किया जाए जिसमें विचारों की प्रधानता होती है और विचारों को तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करने की हम कोशिश करते हैं। और विचारों में यह बात जरूर हम देखते हैं कि उनका तथ्यों से संबंध वो कल्पना नहीं है, उस तरह की क्रिएटिव राइटिंग नहीं है, बल्कि उसमें तथ्यों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जिससे एक विचार, एक समझदारी, एक अंडरस्टैंडिंग और उस मुद्दे को किस तरह से देखा और समझा जाए, ये लाने की हम कोशिश करते हैं। तो ये दो मेजर फर्क है। लेकिन अगर समाचार पत्रों में समूचे लेखन को हम देखें तो उसमें एक जहां समाचार लेखन है, दूसरा विचारपरक लेखन जिसमें संपादकीय लेख, टिप्पणियां, छोटी टिप्पणियां या जो जिनको हम मिडिल आर्टिकल कहते हैं, उस तरह के आर्टिकल्स भी होती हैं। और तीसरा पक्ष है वो फीचर का है। फीचर में जो आमतौर पर सप्लीमेंट्स में छपते हैं, आजकल न्यूज फीचर्स का भी बहुत रोल बढ़ रहा है। फ्रंट पेज पर समाचारों के साथ साथ जो सॉफ्ट स्टोरीज हैं, जो हल्की फुल्की खबरें हैं, उनको भी फीचर ट्रीटमेंट के साथ आजकल पेश किया जा रहा है, जिसमें हम ह्यूमन एंगल पर ज्यादा जोर देते हैं। हमें कह सकते हैं कि समाचार पहले लोगों को सूचित करते हैं और लेख जो होते हैं वो लोगों में अंदर एक समझदारी पैदा करते हैं, एक शिक्षा का जो है वो उनको शिक्षित करते हैं। जी। लेख जो लिखे जाते हैं, आप काफी लेख लिखते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, आप उसकी तैयारी कैसे करते हैं, कहां से आप सामग्री इकट्ठा करते हैं, और एक इन छात्रों को अगर इनको लेख लिखना हो तो इन्हें किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, किससे गुजरना चाहिए। जहां तक लेख लिखने की बात है तो पहली बात यह कहना बहुत जरूरी है कि लेख आमतौर पर अखबारों में खास करके और पत्रिकाओं में एक अनुभवी पत्रकारों को या अनुभवी विशेषज्ञों को उस क्षेत्र के, क्योंकि लेखों में आप देखते होंगे कि चाहे वो आर्थिक विषयों पर हों, राजनीतिक विषयों पर हों, विदेश मामलों पर हों, दूसरे अन्य क्षेत्रों पर हों, उस पर आमतौर पर विशेषज्ञ पत्रकारों या अनुभवी पत्रकारों द्वारा या संपादकीय विभाग में काम करने वाले सहायक संपादकों द्वारा वो लेख लिखे जाते हैं। तो पहली बात यह कि लेख के साथ एक अनुभव बहुत जरूरी है और वो धीरे धीरे गेन करते हैं। दूसरी चीज यह है कि लेख के लिए जो महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने की है कि समाचार पत्रों में आमतौर पर समसामयिक विषयों पर लिखते हैं। पत्रकारीय लेखन आम निबंध लेखन से इस मामले में फर्क है कि उसमें हम समसामयिक विषयों पर लिखते हैं, और चूंकि समसामयिक विषयों पर लिखने के लिए जरूरी है कि आपको समसामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, ये नहीं कि आप अगर लेख लिखने की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज आर्थिक विषय पर लिख रहे हैं, कल राजनीतिक विषय पर लिख दिया, परसों आपने विदेश मामलों पर लिख दिया। हर विषय पर आप नहीं लिख सकते। आपको अपना एक एक्सपर्टीज का इलाका डेवलप करना चाहिए, विशेषज्ञता का। तो जिस क्षेत्र में आप लिखना चाहते हैं, आप आर्थिक विषयों पर लिखना चाहते हैं, राजनीतिक विषयों पर लिखना चाहते हैं, उसमें आपको क्लिपिंग्स वगैरह काट करके रखना चाहिए। उस क्षेत्र में जो काम करने वाले विशेषज्ञ लोग हैं, उनसे उनके लेखों को, या विशेषज्ञ जो जर्नल्स आते हैं, अगर आर्थिक मामलों में आप लिखना चाहते हैं
तो आपको आर्थिक अखबारों को भी पढ़ना चाहिए, जो आर्थिक पत्रिकाएं आती हैं या जो बिजनेस की मैगजीन्स हैं उनको पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जैसी मैगजीन्स हैं, इस तरह की मैगजीन्स को भी पढ़ना चाहिए। इंटरनेट पर ऐसे कई साइट्स हैं, प्लानिंग कमीशन की साइट है, वित्त मंत्रालय की साइट है, रिजर्व बैंक की साइट है, इनको रेगुलर देखना चाहिए क्योंकि उस पर आपको आंकड़े और जानकारियां नई नई आती रहती हैं। साथ ही साथ अलग अलग मंत्रालयों की, विभागों की, योजना आयोग की, वर्ल्ड बैंक की, यूएनडीपी की जो रिपोर्ट्स आती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स आती हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती हैं, वो भी आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो ये सारी चीजें आपके पास रेडी रेकनर की तरह से होनी चाहिए क्योंकि लेख में रिसर्च का बहुत रोल है। आपके पास सामग्री जितनी ज्यादा होगी, जितना बेहतर सामग्री होगी, आप लेख में अपने विश्लेषण को उतने ही बेहतर तथ्यों से सजा पाएंगे। दूसरी चीज यह है कि लेख लिखने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि जिस विषय पर हम लिखने जा रहे हैं उसमें हम जो बात कहने जा रहे हैं वो उसमें एक नया क्या है। अगर वो बात कहीं पहले कही जा चुकी है या हमारे पास कोई नया दृष्टिकोण नहीं है, हम कोई जिस विषय पर लिखने जा रहे हैं उस पर कोई नई रोशनी नहीं डाल रहे हैं या कोई उसका नया विश्लेषण नहीं दे रहे हैं, उसका अलग विश्लेषण नहीं दे रहे हैं जो उस अखबार में पहले छप चुके लेखों से या संपादकीय से थोड़ा अलग है, तब तक हमारे लेख के लिए शायद उसमें बहुत गुंजाइश नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जिस विचार को आर्टिकुलेट करते हैं या विचार हमारे पास उस औजार की तरह हैं जो विभिन्न विषयों को समझने और उसको प्रस्तुत करने का हमें एक अवसर देते हैं। तो जो विचार है उसके बारे में भी हमें बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये नहीं कि लेख में आपने 5 तरह के विचार डाल दिए और उसमें एक कंफ्यूजन हो गया। तो आपके विचार भी बहुत साफ होने चाहिए, आप हर मामले पर आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि उसके अनुसार आप तथ्यों का संग्रह करें, तथ्यों को इकट्ठा करें, उनको ध्यान से पढ़ें। आप ये सोचें, तैयारी करें कि इस लेख में किन किन बिंदुओं को उठाना है और उसके लिए किस तरह से हम तथ्यों को सजाएंगे, और साथ ही साथ कि उस दौर में उसी विषय पर जो बातें अलग अलग क्षेत्रों में कही जा रही हैं, जो अलग अलग स्कूल हैं विचारों के, वो क्या कह रहे हैं, उनको भी सामने ले आएं और अगर आप उनके पक्ष में हैं या उनके विरोध में हैं उसको भी अपने तर्कों से सामने रखने की कोशिश करें। तो लेख लिखने की प्रक्रिया अगर एक संक्षेप में कहा जाए तो इस प्रक्रिया को हम अपना सकते हैं। मोटे तौर पे कह सकते हैं कि किसी विषय पे एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें कितने पर्सपेक्टिव है जी, इसमें सोच की कितनी धाराएं हैं जी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस विषय पे कितने लोग किस तरह से सोचते हैं। और शायद इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कई अखबारों को देखा जाए और उन अखबारों के अलग संपादकीय पढ़े जाएं, विशेषज्ञों से बातचीत की जाए, उनके लेख पढ़े जाएं और सबसे पहले जानकारी हासिल की जाए कि उस विषय पे सोचने के कितने तरीके हैं, कितने उसके पर्सपेक्टिव हैं, और उसको देखते हुए फिर आप ये तय करते हैं कि हम किस तरह से एक नए पर्सपेक्टिव का, एक नए विचार का सृजन करें। और वहीं एक आपकी लेख की जो है वो नई चीज़ सामने आती है कि आपने एक लेख लिखा तो आपने नया लिखा, आपने सबसे हट करके लिखा। और जैसे कि आनंद जी ने कहा कि आपको मोटे तौर पे जैसे कहते हैं कि पत्रकार विशेषज्ञ तो उस तरह से नहीं होता है, लेकिन एक पत्रकार बहुत ही जानकार होता है और एक मोटे तौर पे आपका एक क्षेत्र होना चाहिए जिसमें आप आमतौर पे लेख लिखते हैं। उसके बारे में तमाम जानकारी आपके पास होनी चाहिए जिसमें कि सिर्फ समाचार पत्र की क्लिपिंग्स नहीं है बल्कि इंटरनेट पे जो सामग्री उपलब्ध होती है, इसके अलावा जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं उस विषय पे जो तमाम एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं, वो जो रिसर्च करते हैं, उनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं, उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, उन सब के बारे में जब आपको जानकारी होगी तभी आप एक अच्छा लेख लिख सकेंगे। और इसके बाद एक चीज़ और आती है कि लेख कितने तरह के होते हैं। हर लेखक की अपनी लिखने की एक शैली होती है और लेख की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कब पड़ती है और कितने तरह से लेख लिखे जा सकते हैं। तो आनंद जी थोड़ा सा ही बताइए कि लेख को हम किस तरह श्रेणीबद्ध करते हैं कि कितने तरह के लेख हो सकते हैं संभावित रूप से, कि जहाँ सूचना दे रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, कुछ विचार प्रदान होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशनल ज़्यादा होते हैं, थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे। लेखों के बारे में आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि खास करके समाचार पत्रों में अमूमन 2 या 3 तरह के लेखों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। एक जिसको हम कह सकते हैं कॉलम राइटिंग, जिसमें जाने माने उस क्षेत्र के विशेषज्ञ, बहुत वरिष्ठ पत्रकार जिनके नाम और नाम के साथ उनका अपना विचार एक स्थापित हो चुके हैं,
अगर हम कुलदीप नैयर का नाम लें, तो जैसे कुलदीप नैयर को हम जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक और हिंदी में प्रभाष जोशी जैसे जनसत्ता में लिखते हैं, जैसे प्रभाष जोशी हैं, इस तरह के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं या विशेषज्ञ हैं उस क्षेत्र के, जैसे कृषि क्षेत्र में देवेंद्र शर्मा लिखते हैं, या इस तरह के जो विशेषज्ञ होते हैं जिनके नाम से वो कॉलम छपते हैं, जिसमें वो निश्चित तौर पर उनके विचार कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वो जो सोच या समझदारी रखते हैं, उस तरह के लेखों को हम स्तंभ, मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसमें जानकारियां ज्यादा नहीं होती हैं, उनके विचार ज्यादा होते हैं। विचार ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो कैसे किसी चीज को देख रहे हैं, पाठक उनको इसलिए पढ़ता है कि किसी घटना को या किसी मुद्दे को वो किस दृष्टि से देखते हैं, वो भी जानना कई बार महत्वपूर्ण होता है। और आमतौर पर ये बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ लोग, उस क्षेत्र के जाने माने लोग लिखते हैं। दूसरा वो लेख होता है जिसमें हम सूचनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं, यानी जिसको हम सूचना प्रधान लेख कह सकते हैं, जिसमें सूचनाएं ज्यादा दी जाती हैं, विश्लेषण थोड़ा पीछे रहता है। हालांकि विश्लेषण भी होता है उसमें, लेकिन सूचनाएं कहीं ज्यादा होती हैं, क्योंकि आमतौर पर यह जरूरत समझी जाती है कि अखबार के पाठक को सूचनाएं भी जाननी चाहिए, और सूचनाओं के पीछे उनके आपस में क्या संबंध है उन सभी सूचनाओं के, वो भी पेश करने की कोशिश की जाती है। और उसमें एक निश्चित तौर पर एक विचार भी काम करता है, लेकिन वो थोड़ा पृष्ठभूमि में रहता है। और तीसरे तरह के लेख वो हैं जिसमें विश्लेषण को या तर्कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और आमतौर पर जिसको पोलेमिकल लेख भी हम कह सकते हैं, कि अगर दो विचारों में टकराव हो रहा है या किसी मुद्दे को देखने की दो दृष्टियां हैं, तो कई बार बहुत ही एक खास दृष्टिकोण से लिखे गए लेख, जिसमें उस दृष्टिकोण का और उस दृष्टिकोण के लिए अनुकूल गढ़े गए तर्कों का, जिसमें सूचनाएं थोड़ी कम होती हैं, लेकिन ये विश्लेषण और वो तर्क ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस पर जो भी तर्क होता है आप उसको तथ्यों से सब्सटेंशिएट करना चाहते हैं और उसके लिए अनुकूल तथ्य खोजते हैं, और इसी प्रक्रिया में शायद दूसरे तथ्यों को इग्नोर भी किया जाता करते हैं। तो ये तीसरे तरह की ये राइटिंग, मतलब एक रुझान होता है कि अगर किसी आदमी का कोई विचार है जी, तो उन तथ्यों को ज्यादा प्रमुखता देगा जो उसके विचार से मेल खाते हैं। और ये एक तरह से कहा जाए कि लेखों को जो संपादकीय पृष्ठ पर छपते हैं, उनकी ये ब्यूटी भी है कि वो हर तरह के विचारों को, विश्लेषण को, पर्सपेक्टिव को सामने लाते हैं। वो एक तरह के लोकतंत्र के ऐसे मंच हैं जिन पर पाठकों को विभिन्न तरह के विचारों से और विश्लेषण से रूबरू होने का मौका मिलता है, जिससे वो अपना विचार इन सभी को पढ़ने के बाद बना सकते हैं। भाई कह सकते हैं कि एक अच्छा अखबार में वो तमाम लेख होनी चाहिए जिसमें अलग अलग विचार सामने हो, एक ही तरह के लेख ना हो जी, बल्कि उस विषय पे जितने भी विचार हैं उस सब तरह के लेख उसमें होनी चाहिए। एक आदर्श अखबार के लिए अखबार की स्थिति यही हो सकती है, तभी वो अच्छा मंच बन सकता है, एक डेमोक्रेसी का प्लेटफॉर्म बन सकता है, जहां हर तरह के विचारों को आपस में खिलने का, लड़ने का, आपस में व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे ये तीसरे तरह के लेख ये होते हैं। तो मुख्यतः अखबारों में इसी 3-4 तरह के लेख छपते हैं और उनके लिए जगह बनती है। कुछ अखबार कभी कभी निबंध भी छापते हैं, और वो भी जाने माने निबंधकारों की तरफ से, जिनको हम ललित निबंध कह सकते हैं। किसी जमाने में विद्यानिवास मिश्र हैं, या अभी मृणाल पांडे हिंदुस्तान में लिखती हैं, जो कि एक तरह के ललित निबंध की श्रेणी में आते हैं, और उनमें सूचनाओं का और विचारों से ज्यादा कई बार वर्णन का या किसी चीज को देखने की एक खास कवित्वपूर्ण दृष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पर वो भी हमारे हिंदी में या हिंदी पत्रकारिता में वो एक पुरानी परंपरा रही है, अज्ञेय के जमाने से चली आ रही है। जो साहित्यिक पृष्ठभूमि के लोग रहे उन्होंने इस तरह के लेखन कुछ किया है। जी जी, और वो भी एक तरह से हम समझते हैं कि अगर अखबारों में समय समय पर उस तरह की भी कुछ चीजें आती रही, तो एक संस्कार और परिष्कार करती विविधता बनी रहती है, लोग अलग तरह की चीज पढ़ते हैं। जी, लेख के अलावा जो संपादकीय पृष्ठ होता है उसमें दूसरा कॉलम होता है जो कि संपादकीय है, जो कि काफी महत्वपूर्ण जो है कॉलम होता है, और ये माना जाता है कि संपादकीय के माध्यम से ही एक अखबार जो है वो देश के राजनीतिक और आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करता है, सरकार की नीतियों को, उसकी सोच को प्रभावित करने की कोशिश करता है। संपादकीय की काफी जो है अहमियत एक अखबार में होती है। ये कहा जाता है कि अखबार की जो एक व्यक्तित्व है, एक उसका जो एसेंस है, उसकी जो आत्मा है, वो संपादकीय में ही जो है वो उसका प्रतिबिंब मिलता है। तो संपादकीय लेखन की प्रक्रिया मोटे तौर पे किस तरह से लिखे जाते हैं? संपादकीय लेखन की जो पूरी प्रक्रिया है वो दरअसल अखबार का व्यू है, अखबार की अपनी राय उसमें झलकती है। और उसकी प्रक्रिया यह है कि हर अखबार में कुछ असिस्टेंट एडिटर्स होते हैं, सहायक संपादक होते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं।
और हर सुबह अखबार में संपादक के साथ सहायक संपादकों की एक बैठक होती है, जिस बैठक में उस दिन के महत्वपूर्ण विषयों को या मुद्दों को पर चर्चा होती है और उसमें से चुना जाता है। आप जैसा कि जानते हैं, हिंदी के और अंग्रेजी के अखबारों में किसी अखबार में 2 संपादकीय है, किसी में 3 संपादकीय, किसी में 1 संपादकीय है। तो जैसे जैसे जिस अखबार में जितने संपादकीय हैं, उसके हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण उस चर्चा के बाद उभर के आता है कि ये मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आज संपादकीय जाना चाहिए। और आमतौर पर उसमें एक विविधता का भी ध्यान रखा जाता है कि एक अगर राष्ट्रीय राजनीति पर जा रहा है तो एक बिजनेस या अंतर्राष्ट्रीय विषयों से ले लिया जाए, या कोई और ऐसा कोई राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण मसला है उसको ले ली जाए। और तीसरे संपादकीय के बारे में एक धारणा है कि वो थोड़ा लाइट और एक अलग हट करके, जो आमतौर पर राजनीति और बिजनेस कोई हार्ड इशू ना हो, सॉफ्ट इशू हो, और जिसमें थोड़ा एक डिफरेंट कलर, जिसको कलरफुल मानवीय पक्ष जिसको जी एक कलरफुल राइटिंग है उसमें, वो दिखाई पड़े। तो इस तरह की ये 3 संपादकीयों का ढांचा बनता है। तो उसके हिसाब से अलग अलग असिस्टेंट एडिटर्स को जो चुनाव किया जाता है विषयों का, वो उनको उनकी विशेषज्ञता के हिसाब से दे दिया जाता है और उसमें ये कह दिया जाता है कि ये हमें लाइन लेनी है या हमें ये व्यू रखना है, और उसके बाद वो सहायक संपादक उसके अनुकूल वो संपादकीय लिखते हैं, जिसको एक बार संपादक फिर देख लेते हैं और वो इस तरह से संपादकीय छपते हैं। हाँ, तो आशय ये है कि जो संपादकीय लिखे जाते हैं उसमें संपादक और एक टीम होती है उनके सहायक संपादकों की, जिसमें सुबह एक एडिटोरियल कॉन्फ्रेंस में विषय का चयन किया जाता है कि कौन कौन से विषय हैं जिन पर हमको संपादकीय लिखना चाहिए, जिसमें हमको हस्तक्षेप करना चाहिए एक अखबार के तौर पे। और जैसा कि आनंद जी ने बताया कि संपादकीय जो है एक अखबार की जो एडिटोरियल लाइन होती है, या जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी नीति होती है। वैसे किसी समाचार पत्र के संदर्भ में ये कहना बहुत उचित नहीं हुआ कि उसकी नीति है, लेकिन उसको पत्रकारीय भाषा में कहा जाता है कि हमारी एडिटोरियल लाइन क्या है, हमारी एडिटोरियल स्टैंड क्या है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संपादकीय होते हैं वो किसी सहायक संपादक के अपने विचार नहीं है। एक कहा जाता है कि सहायक संपादक संपादकीय को संपादक के लिए लिखता है। संपादक की एक ये तय करता है कि हमको इस विषय पे एडिटोरियल लाइन क्या लेनी है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि वो संपादक जो अखबार की एडिटोरियल लाइन होती है, तो ये संभव नहीं है कि किसी विषय पे आप एक स्टैंड लें और कल उसी विषय पे संपादकीय में आप दूसरी स्टैंड लें। एक निरंतरता, एक कंटिन्यूटी को मेंटेन का जरूरी होता है, और एक संपादक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस एडिटोरियल लाइन को जो है वो उसको मेंटेन करे, उसकी निरंतरता को मेंटेन करे। तो संपादक तय करता है कि हमको उस विषय पे क्या एडिटोरियल लाइन लेनी होती है, और एक सहायक संपादक संपादक की उस लाइन के हिसाब से ही संपादकीय लिखता है। तो हमें कह सकते हैं कि सहायक संपादक संपादकीय लिखता है तो उसके अपने विचार नहीं होते हैं, बल्कि वो संपादक के लिए संपादकीय लिखता है, और जिसको अंग्रेजी में भी कहते हैं कि सरोगेट राइटिंग है, कि वो अपने मन की बातें नहीं लिखता है, अपने विचार नहीं लिखता है, बल्कि संपादक के विचार लिखता है। और संपादक का एक अहम भूमिका ये भी होती है कि संपादक एडिटोरियल लाइन के मामले में संपादकीय विभाग और मैनेजमेंट के बीच की एक सबसे प्रमुख कड़ी होती है। अगर ये तो हमको स्वीकार करना ही होगा कि कहीं न कहीं जो मैनेजमेंट होता है, जो मालिक होते हैं, उनकी भी जो है वो संपादकीय लाइन को या उसकी नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। ये कहना जो है वो गलत होगा कि मालिकों की या उसका स्वामित्व किसके हाथ में है, उनका संपादकीय कंटेंट में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन एक आदर्श स्थिति यही है कि जब मैनेजमेंट सीधे जो है वो संपादकीय विभाग के साथ इंटरेक्ट न करे, बल्कि वो संपादक के माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से कम्युनिकेट करता है कि हमको किसी विषय पे मोटे तौर पे क्या लाइन लेनी चाहिए। तो हमें कह सकते हैं कि संपादक वो क्रूशियल लिंक है संपादकीय विभाग और मैनेजमेंट के साथ में, जो तय करता है एक बैलेंस बना के रखता है, और एक तरफ वो एडिटोरियल ऑटोनॉमी की हिफाजत करता है, और दूसरी तरफ वो मैनेजमेंट के जो इंटरेस्ट हो सकते हैं, जो उनके लेजिटिमेट इंटरेस्ट हो सकते हैं, उनको भी एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। तो संपादकीय में जैसे आनंद जी ने बताया कि एक विविधता बनाने की जरूरत होती है। एक अखबार में अगर 3 संपादकीय हैं, पहला संपादकीय अगर राष्ट्रीय राजनीति पे है तो दूसरा शायद आर्थिक या विदेशी मामलों पे लिखने की कोशिश की जाए। अगर पहला संपादकीय आर्थिक पे है तो दूसरे में थोड़ा सा दूसरा विषय चुन लिया जाए, और तीसरा संपादकीय आमतौर पे एक ऐसा होता है कि जो थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक फील हो, ऐसा हो जिसमें कोई सॉफ्टनेस हो, जिसमें थोड़ा सा मानवीय पक्ष जिसको हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि तीसरा संपादकीय में थोड़ा सा एक फीचर के लक्षण जो है हम कह सकते हैं कि उसमें होते हैं। तो ये तो संपादकीय लेखन की बात हुई, और अब हम बात करते हैं कि फीचर राइटिंग क्या होती है। जो हाल ही में पत्रकारिता जो पनप रही है, आप पाएंगे कि उसमें फीचर्स का काफी महत्व हो गया है।
उसमें तमाम लाइफ स्टाइल के पृष्ठ होते हैं, फीचर पृष्ठ होते हैं, काफ़ी ऐसी सामग्री होती है इसमें कि फीचर्स होते हैं, न्यूज़ फीचर्स भी होते हैं और कई तरह के फीचर्स होते हैं। तो आनंद जी हमको बताइए कि एक तो फीचर क्या होता है, दूसरा कि कितने तरह के फीचर्स हो सकते हैं। मुख्यतः फीचर को अगर समाचारों से हम अलग करना चाहें तो दो तरह से उसको अलग कर सकते हैं कि जहां समाचार एक तरह की ऑब्जेक्टिव राइटिंग है, वहीं दूसरी तरफ फीचर एक तरह की सब्जेक्टिव क्रिएटिव राइटिंग है, जिसमें हम अपने विचारों को भी व्यक्त करने का मौका फीचर लेखक को होता है। जो दूसरी बात है फीचर और समाचारों के बीच फर्क अगर हम करना चाहें तो वो ये है कि समाचार एक खास ढांचे में लिखे जाते हैं जिसको हम इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं, उल्टा पिरामिड का ढांचा है, और समाचारों को उसी ढांचे में हम पेश करते हैं। लेकिन फीचर के लिए ऐसा कोई ढांचा नहीं है। मतलब फीचर पिरामिड से आशय की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो सबसे पहले आनी चाहिए, जिसको 5W और 1H के जरिए, उसके बाद अंत में जो है वो उसके जो विवरण है एरिस्टोटल से वो आने चाहिए। जी, तो घटते हुए महत्व क्रम में हम समाचार को लेते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज एक पत्रकार के सामने यही होता है कि उस घटना में वो कैसे उस चीज को आइडेंटिफाई करे कि जो उसका सबसे प्रमुख जो पक्ष है, जिसका वो इंट्रो बनाए, जिसको हम कहते हैं कि शार्प एंगल ऑफ द स्टोरी, कि उस घटना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है, सबसे अधिक समाचार पक्ष उसका कौन सा है, जो कि हम लोग इंट्रो में उसको लेते हैं। जी, तो उसी तरह से फीचर में हम, फीचर की जो सबसे बड़ी खूबी है कि वो और किसी भी शैली में लिखा जाए, किसी भी तरह से लिखा जाए, लेकिन उसको फीचर को हम किसी भी तरह से इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में नहीं लिखते, उसकी और कोई भी शैली हो सकती है। तो ये दो बुनियादी फर्क हैं समाचार और फीचर में। फीचर कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी फीचर को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कह सकते हैं कि फीचर का विषय ऐसा होता है कि जिसमें मैं नहीं कह सकते कि उसका एक केंद्रीय बिंदु है कि शार्पेस्ट एंगल है, मोटे तौर पे कह सकते हैं जी, है कि कोई इंट्रो यही बनना चाहिए, बल्कि 5 लोग अगर उसी पीछे 5 फीचर लिखे तो हर एक पांच तरह से अलग हो सकता है। हाँ, बिल्कुल 5 तरह से उसका इंट्रो। जब समाचार में हमें कह सकते हैं कि 5 का इंट्रो एक ही होना चाहिए। बिल्कुल, उसमें समाचार गलत और सही उसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन फीचर में आप उसको कहीं से शुरू कर सकते हैं। ध्यान हमें सिर्फ इतना रखना है कि वो उसका जो इंट्रो हो वो इंटरेस्टिंग हो, आकर्षक होना चाहिए। जो तीसरी बात है फीचर के साथ कि फीचर में एक मानवीय पहलू को हम ज्यादा महत्व देते हैं, उसमें लोगों का होना बहुत जरूरी है, जिनके जरिए हम वो कहानी कहते हैं। एक तरह का एक जिसको कहा जाए कि यथार्थ का एक ऐसा चित्रण है जो कहानी के अंदाज में कहा जाता है। और फीचर के साथ तीसरी जो खूबी होनी चाहिए कि फीचर पढ़ते हुए पाठक का मनोरंजन पर ज्यादा जोर होता है। फीचर का जोर, जहां समाचारों का जोर इस बात पर होता है कि लोगों को सूचना दे, लेखों का जोर जहां लोगों को एजुकेट करने पर होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने पर होता है। फीचर का ज्यादा जोर लोगों का मनोरंजन करने पर होता है। मनोरंजन के साथ साथ कह सकते हैं कि दिलचस्पी जिसको कह सकते हैं। जी, मनोरंजन हो सकता है कि ट्रेजेडी पे भी फीचर आप लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो एक रुचिकर बनाना उसको, बिल्कुल रुचिकर बनाना। और उसमें इसी मनोरंजन की जब हम बात करते हैं तो मनोरंजन का आजकल खास करके एक बहुत ही नेगेटिव अर्थ हो गया है, लेकिन मनोरंजन से हमारा आशय एक स्वस्थ मनोरंजन से लोगों को छूने वाली चीज, जो उनकी भावनाओं को कैप्चर करना भी कह सकते हैं कि एक भावनात्मक लेखन, उनके दिल को वो ज्यादा छूती है। समाचार और लेख जहां उनके मस्तिष्क को, दिमाग को छूते हैं, वहीं फीचर को उनके दिल को छूना चाहिए। फीचर को मुख्यतः दो भागों में हम बांट सकते हैं। फीचर का पहला भाग वो है जिसको हम कहते हैं न्यूज फीचर, जिसकी आजकल, जैसा आपने खुद भी बताया कि अखबारों में आज उसकी बहुत मांग है। अखबार आजकल बहुत ज्यादा न्यूज फीचर छाप रहे हैं, यहां तक कि चूंकि उनको आजकल टेलीविजन से मुकाबला करना पड़ रहा है, पत्रिकाओं से करना पड़ रहा है, और पाठकों को बांधने के लिए अब तो बहुत सारी खबरों को एक तरह का फीचर ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है, फीचराइज राइटिंग की जा रही है। तो न्यूज फीचर, और दूसरा है नॉन न्यूज फीचर। नॉन न्यूज फीचर में बहुत तरह का, टूरिज्म से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, और इस तरह के बहुत ऐसे इलाके हैं, चाहे सिनेमा पर हम फीचर लिख रहे हो, चाहे मनोरंजन पर लिख रहे हो, चाहे यात्राओं पर लिख रहे हो, इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं जिस पर हम फीचर लिख सकते हैं। लेकिन न्यूज फीचर का संबंध समाचारों और समाचारों से जुड़े हुए पृष्ठभूमि से, या बैकग्राउंडर जिनको हम कहते हैं, उन पर होता है। और न्यूज फीचर्स की आजकल बहुत डिमांड हो रही है। तो लेकिन फीचर में जो 3 बातें लिखते हुए हमें ध्यान रखनी चाहिए
कि फीचर को आप उनके कैरेक्टर्स के जरिए कहते हैं। जो बात भी आपको कहनी हो उनको पात्रों के जरिए कहने की कोशिश करिए। दूसरी बात, फीचर में आप एक कहानी कहने की कोशिश करिए। और जो तीसरी बात है कि फीचर इस तरह की भाषा में होना चाहिए जो समाचारों की जो सपाट भाषा है उससे थोड़ी अलग उनकी भाषा है, और वो भाषा ऐसी होनी चाहिए, उसकी प्रस्तुति ऐसी होनी चाहिए कि उसको पढ़ते हुए पाठक देख और सुन सके। कहने का अर्थ यह है कि जो पात्र उसमें बोल रहे हैं उसको ऐसा लगे कि वो सुन रहा है, और जो आपका विवरण ऐसा हो, डिस्क्रिप्शन ऐसे हो जिससे उसको लगे कि वो चीजों को होता हुआ देख रहा है। तो फीचर में एक तरह का एनर्जी एलिमेंट होना चाहिए, फीचर में एक तरह का एक्शन और ड्रामा होना चाहिए, जो कि हम समाचारों में जिसको अलाउ नहीं करते या आर्टिकल में भी हम अलाउ नहीं करते। पर फीचर इसी मामले में इन सबसे अलग है कि उसमें एक ड्रामा भी है, उसमें एक एक्शन भी है, उसमें एक एनर्जी का एलिमेंट भी है, और उसमें पाठकों को सीधे छूने की कोशिश की जाती है। जैसे अगर हम एक लेख और फीचर में फर्क करें, जैसे अगर मान लीजिए हम बाल श्रम पर एक लेख लिख रहे हैं, तो बाल श्रम पर जब हम लिख रहे हैं तो उसमें हम तथ्यों के जरिए उस विषय का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उसी विषय पर हम एक फीचर लिख रहे हैं तो उस फीचर की शुरुआत या उस फीचर को हम एक बच्चे की जो सचमुच में कहीं बाल श्रम में लगा हुआ है उसकी कहानी से शुरू करेंगे, और तब उसको एक बड़े मुद्दे की तरफ ले जाएंगे। यानी एक बच्चे के जरिए हम बाल श्रम को सामने लाने की कोशिश करेंगे जो वास्तव में कहीं काम कर रहा है, तो जो कि कई बार लोगों को ज्यादा गहराई से छूती है लेख के मुकाबले। और इसीलिए शायद आजकल कई बार खबरों को भी एक फीचर ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है, और फीचर कहीं ना कहीं लोगों को सीधे छूते हैं, इसलिए भी उनका प्रभाव कई बार ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, और इसीलिए शायद अखबारों में धीरे धीरे फीचर का स्पेस बढ़ता है। तो मोटे तौर पर हमें कह सकते हैं कि जहां खबरों में हम लोग तथ्यों की तरफ ध्यान देते हैं जो कि हो सकता है कि बहुत दिलचस्प ना हो, जी, जहां हम बहुत आंकड़े देते हैं, हाँ, कि मसलन हमें कहेंगे कि देश में इतने लाख बाल श्रमिक हैं, हाँ, उस तरह के उद्योगों में काम करते हैं, उनको हम सूचीबद्ध करेंगे, आंकड़े देंगे। जी, वहीं जैसा आपने बताया कि हम किसी एक बाल श्रमिक बच्चे को ले लेंगे और उसकी क्या कहानी है, उसकी क्या जिंदगी है, वो कितने घंटे काम करता है, वो कैसे सोता है, उसकी पढ़ाई क्या है, उसकी हेल्थ केयर क्या है, इसके बारे में एक बच्चे के माध्यम से उसकी स्टोरी को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो फीचर में हमें कह सकते हैं कि जो लोगों की जिंदगी है, उनके अनुभव हैं, जो उनके के सपने हैं, जो उनके अच्छे बुरे जो भी उनकी जिंदगी है, जो आकांक्षा है, उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फीचर में हम लोगों की भावनाओं को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और तथ्य से हट करके बात करते हैं। न्यूज फीचर्स में शायद कभी कभी ये भी होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, तो फ्रंट पेज पर ही शायद आप एक दुर्घटना की खबर को देंगे कि दुर्घटना क्या हुई, और इसमें कुछ फीचर्स हो सकते हैं जैसे कि जो लोग मारे गए उसमें उनके परिवारों की पीड़ा को सामने लाने के लिए उसमें कैसे क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, किस तरह से फीचर माना कि हमारे जो छात्र फीचर लिखना चाहें तो किस तरह अपने विषय का चयन करें। एक तो यह है कि आमतौर पर जैसा हमने फीचर का डिस्क्रिप्शन दिया तो उसके हिसाब से फीचर को आप उसे मानवीय पहलू पर, कोई भी दुर्घटना होती है तो उसमें जो लोग मारे जाते हैं वो सिर्फ आंकड़े नहीं है, कुछ संख्या नहीं है, बल्कि उसमें जो लोग मारे जाते हैं उनके परिवारों की या उनकी खुद की, कि कुछ सपनों का मर जाना है, कुछ परिवारों की उम्मीदों का मर जाना है, तो हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं उन परिवारों की या उन व्यक्तियों की कहानियों के जरिए। दूसरा ये हो सकता है कि ऐसे फीचर्स की शुरुआत आमतौर पर दो तरह से हो सकती है। एक बार हम डिस्क्रिप्शन पर भी दे सकते हैं जिसको हम वर्णन कहते हैं, उस दुर्घटना स्थल के विवरण से हम कहानी की शुरुआत करें, जो हमने देखा है, जिसको ऑब्जर्व किया है, उसको अगर पूरा हम बयान कर दें वर्णन की शैली में, जिसको डिस्क्राइब करना कहते हैं, जो आपने खुद ऑब्जर्व किया, बिल्कुल, तो जैसे एक तरह से पाठकों के सामने पूरा दृश्य आप पैदा कर देते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति जो मारा गया और जो सबको सिंबलाइज करता हो, उसके परिवार की कहानी से, उसकी कहानी से शुरू करें। जैसे वो अभी अभी उसने इंजीनियरिंग की नौकरी ज्वाइन की थी और वो शादी अभी हुई थी और वो जस्ट लौट रहा था और वो मारा गया, और उसकी कहानी से हम शुरू करते हैं, लोग तुरंत उससे अपने को। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जिस व्यक्ति का चुनाव करते हैं या जिस प्रतीक का चुनाव करते हैं वो पूरी रियलिटी का उसको प्रतिबिंबित करना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक ऐसे का चयन कर लिया जो पूरे यथार्थ को नहीं प्रतिबिंबित नहीं करता है। जैसे आपने बाल श्रमिक की बात की, तो हम ऐसे बाल श्रमिक का चयन करें जो तमाम बाल श्रमिकों की जिंदगी को रिप्रेजेंट करता हो। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है शायद खबरों में भी, जब आप तथ्यों का चयन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे तथ्यों में से आप कुछ ही तथ्यों को खबर में लेते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उन तथ्यों को तवज्जो देते हैं
जो पूरे यथार्थ को कैप्चर करते हैं। जी, हाँ, तो आप फीचर के बारे में कुछ बता रहे थे। तो एक उसमें मुख्य बात यह है कि एक तो हम डिस्क्रिप्शन से शुरू कर सकते हैं, या फिर हम इससे शुरू कर सकते हैं कि वो किसी व्यक्ति की कहानी से हो, और फिर जिसको हम कहते हैं एक फॉर्मूला जिसको कहते हैं पर्टिकुलर टू जनरल, यानी एक खास कहानी से एक जनरल बाकी सब लोगों की दुर्घटना की पीड़ा को सामने लाने की तरफ हम जाएं। इसके अलावा जो फीचर में खास बात यह ध्यान रखने की है कि जो उसके अलग अलग पहलू हैं उन सबको भी हम लाएं, लेकिन उन सभी को एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ा हुआ होना चाहिए कि उसमें एक प्रवाह दिखे, एक स्पष्ट कंसिस्टेंसी दिखे, और उसके लिए हम हर पैराग्राफ को ऐसे जोड़ें, हर नए अगले पैराग्राफ में कुछ नई सूचनाएं हों, कुछ नई जानकारियां हों, कुछ नई कहानियां हों। और अगर हम कोई उसमें विचार भी डाल रहे हैं, कोई राय भी डाल रहे हैं, तो वो किसी न किसी एक्सपर्ट के जरिए आए, उससे जुड़े हुए किसी अधिकारी के जरिए आए, ताकि वो लोग उसके जरिए आइडेंटिफाई कर सकें उस पूरी चीज को। और जैसे हम समाचार लिखते हुए कह सकते हैं कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये बताया, लेकिन अगर हम फीचर लिख रहे हैं तो जिसमें डिस्क्रिप्शन का महत्व इस तरह से है कि हम उसको उसी बात को कि उन्होंने कहा और उन्होंने बताया को इस तरह से लिखेंगे कि यह कहते हुए उनकी पेशानी पर बल पड़ गए, यानी एक डिस्क्राइब किया हमने ताकि पाठक देख सके, महसूस कर सके, अच्छा ये कहते हुए उनकी पेशानी पर बल पड़ गए, या उन्होंने झुंझला करके कहा, जो कि समाचारों में हम नहीं कहते हैं। तो ये फीचर में होना बहुत जरूरी है, और हर पैराग्राफ एक दूसरे से जुड़ा रह सके, उद्धरणों का हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। हम कुछ एनेक्डोट भी डाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं आप बीती जैसी। अगर बीच बीच में अगर एक बड़ा फीचर है 350, 400, 500 वर्ड्स का, तो उसमें अगर एक दो आप बीती भी हम डाल दें, जो कि ऐसी कहानियां होती हैं हमारे पात्रों की जो हमारे फीचर में आ रहे हैं, और वो सच्चे पात्र हैं, जिन कहानियों में छोटी छोटी आप बीतियों में कुछ बड़े संदेश होते हैं, वो फीचर को एक नया कलर दे देते हैं। और फीचर की भाषा के बारे में भी हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, उसे सपाट नहीं होना चाहिए। उसके फीचर की भाषा की जो वोकेबुलरी है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए समाचारों की। जैसे आप कहते हैं कि समाचारों में विश्लेषण का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, जी। लेकिन फीचर में भाषा का इस्तेमाल करने की काफी गुंजाइश होती है, और आपको जितना हो सके उसको आप एक क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और विश्लेषणों का खूब इस्तेमाल करते हैं, मतलब सही तरीके से, लेकिन खूब इस्तेमाल करते हैं। जी। हाँ। तो इस तरह से आपकी भाषा में थोड़ी फ्रीडम, आजादी रहती है। आप उसमें कुछ नए शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं जिसको आमतौर पर हम समाचारों में मना करते हैं कि उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाचारों में सबको सीधी बात कहनी चाहिए। यहां थोड़ा घुमा फिरा करके भी हम कह सकते हैं। और तीसरी चीज और जो आखिरी चीज है कि फीचर को जब भी हम लिखें तो फीचर के साथ तस्वीरों के बारे में, ग्राफिक्स के बारे में, यानी फीचर की जिसको हम पैकेजिंग करना कहते हैं, लिखते हुए हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना कि उसमें तस्वीर क्या जाएगी या उसमें ग्राफिक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फीचर में ये सब उसके बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मतलब विजुअली भी उसको आकर्षक होना चाहिए। बिल्कुल। मैं ये नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट आपने दे दिया, बल्कि उसमें थोड़ा पिक्चर। बिल्कुल। बल्कि आपको लिखते हुए ये सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी तस्वीर होगी। जो हम कुछ आंकड़े दे रहे हैं इस फीचर में वो ग्राफिक्स में चले जाएं, इसमें हम हाइलाइट्स क्या करेंगे, क्या इसमें कुछ जिसको इंटरव्यू हम कहते हैं, कोई इंटरव्यू क्या हम बॉक्स में भी अलग से डाल सकते हैं। अच्छा, शायद यही वजह है कि टेलीविजन आने के बाद अखबारों में फीचर खूब है, क्योंकि एक ऐसी विधा है कि जो टेलीविजन के विजुअल कंटेंट से कंपीट करती है। और आप जैसे देखिए कि धीरे धीरे अखबारों में भी तस्वीरों का महत्व बढ़ता जा रहा है, और फीचर बिना तस्वीर के आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना तस्वीर के, बिना ग्राफिक्स के, बिना बॉक्स आइटम्स के जिसमें हम हाइलाइट्स निकालते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देते हैं, उसके बिना फीचर पठनीय नहीं रह जाता या संप्रेषणीय नहीं रह जाता, वो लेख की तरह हो जाता है। तो लेख और फीचर में जो बुनियादी फर्क है कि फीचर को अब हमें एक पूरा पैकेज के रूप में सोचना चाहिए, और एक पैकेज के रूप में जब हम फीचर को सोचेंगे तो उसमें हम निश्चित तौर पर ग्राफिक्स के बारे में, क्योंकि एक ग्राफिक्स आप आंकड़े दे रहे हैं लेख में, उसकी तुलना में अगर फीचर में उसको ग्राफिक्स में दिया जाए तो ज्यादा कम्युनिकेटिव हो जाता है, पाठकों को तुरंत उसको समझना आसान हो जाता है, और आप अपने फीचर में सीधे डिटेल्स पर ज्यादा जोर दे सकते हैं, बल्कि आंकड़ों को ग्राफिक्स में डाल सकते हैं। इसी तरह से रेखांकन, अगर फीचर में कुछ रेखांकन हो तो भी वो बहुत कम्युनिकेटिव बना देते हैं फीचर को। तो इन सब कुछ चीजों का अगर हम ध्यान रखें फीचर लिखते हुए, तो मुझे लगता है कि फीचर ज्यादा आकर्षक बन सकता है। तो एक तो आपने कहा कि न्यूज फीचर, नॉन न्यूज फीचर, तो नॉन न्यूज फीचर में कुछ कैटेगरीज हम बना सकते हैं कि उसमें भी कुछ अलग अलग श्रेणी होती है? उसमें भी जैसे आप कहें कि जो नॉन न्यूज फीचर्स हैं
उसमें बहुत तरह के फीचर्स हैं, जैसे बहुत स्पेशलाइज कैरेक्टर के भी फीचर हो सकते हैं, जिसको हम नीश एरिया कहते हैं, जैसे गार्डनिंग पर कैसे कैसे अपना बगान लगाएं पिछवाड़े, या कैसे अपने बच्चे की देखभाल करें, पेरेंटिंग, जिसके पेरेंटिंग की टिप्स हो सकती हैं, कैसे पढ़ाई की तैयारी करें, ये सभी फीचर के सब्जेक्ट हैं। आप एमबीए की तैयारी कैसे करें, जिसमें आप कुछ एक्सपर्ट्स को ला करके उसके अलग अलग तौर तरीकों के बारे में बताते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करें, या हम जैसे विज्ञान और स्वास्थ्य पर भी कर सकते हैं, तो उसमें प्रिवेंटिव भी हो सकता है स्वास्थ्य के बारे में, या स्वास्थ्य के बारे में आप जैसे एचआईवी एड्स के बारे में इंफॉर्मेटिव फीचर भी लिख सकते हैं, कुछ कहानियां देते हुए, कुछ लोगों की आप बीती बताते हुए। साथ ही साथ उसमें यह भी कर सकते हैं कि उसका प्रिवेंटिव भी आप बताएं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या समय समय पर जो अलग अलग बीमारियां आती रहती हैं, एपिडेमिक्स आती रहती हैं, पाठक पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसमें समाधान भी आप शेष करते हैं जो शायद समाचारों में उसकी गुंजाइश नहीं होती, क्या होना चाहिए जी। तो इस तरह के जो नॉन न्यूज, फिर इसी तरह से पर्यटन के फीचर हैं, लोग घूमना चाहते हैं, बाहर आना जाना चाहते हैं, तो उसमें भी कई तरह के फीचर्स हो सकते हैं। एक तो उन जगहों के बारे में आप बता सकते हैं, लोग जहां जाना चाहते हैं उसकी क्या खूबियां हैं, क्या वहां देखने लायक चीजें हैं। दूसरा भी, उसका भी एक ऑपरेटिव पार्ट है, जहां आप बता सकते हैं कि कहां कहां होटल में ठहर सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं वहां, ट्रेन से आप कैसे जा सकते हैं, हवाई जहाज से कैसे जा सकते हैं। तो उसका एक ऑपरेटिव पार्ट यह है कि वो भी दर्शकों को या पाठकों को बताता है कि वो वहां पहुंचने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल करें, वहां कहां ठहर सकते हैं, वहां कौन कौन सी सुविधाएं जिसके जरिए वो अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। और अगर कभी वो कोई हमारा पाठक वहां पहले से गया हुआ है, तो अब वहां उस शहर में क्या बदलाव आया है या उस पर्यटन स्थल में क्या बदलाव आया है, उसको बताना। इसके साथ ही साथ उस पर्यटन स्थल की जो कुछ खास कल्चरल या खासियतें हैं, उस पर भी हम कुछ बड़े लेखकों की, जो जो पर्यटक लेखक हैं, आप जैसे जानते, जाने माने दुनिया के जो पर्यटक लेखक हैं, वो शहरों को कैसे देख रहे हैं, उन पर्यटक स्थलों को कैसे देख रहे हैं, वो भी कई बार हमारे पाठकों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है। साथ ही साथ जैसे अब अगर हम इस जो नॉन न्यूज फीचर्स हैं उनकी बात करें, तो नॉन न्यूज फीचर्स में जैसे सिनेमा है, मनोरंजन है, जिसका पिछले दिनों काफी वो बढ़ता जा रहा है स्पेस, अखबारों में, पत्रिकाओं में जो नई फिल्में आ रही हैं या जो कलाकार काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में भी हम लोगों को बताते हैं, उनके जीवन के बारे में बताते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे भी आपने जिसको फीचर हम कहते हैं जो साक्षात्कारों पर आधारित होते हैं, जिसको हम प्रोफाइल फीचर भी कह सकते हैं। तो बड़े बड़े लोगों के जो मान ली किसी को नोबेल प्राइज मिला, या किसी खिलाड़ी ने 100 मीटर्स में नया रिकॉर्ड बनाया, या कोई गोल्फ का चैंपियन है, तो लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। न सिर्फ ये कि उसकी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में, बल्कि उसका अपना जीवन कैसा है, व्यक्तिगत जीवन क्या है, उसकी वो कैसे गाने पसंद करता है, वो कौन सी किताबें पढ़ता है, वो उसका रोजाना का जीवन कैसा है, वो हम उसके ऊपर प्रोफाइल लिख करके, उसके सहयोगियों से बात करके उसके पूरे व्यक्तित्व को सामने ला सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ लोगों के विचारों को भी जानने की उत्सुकता रहती है कि वो कैसे चीज, जैसे अमिताभ बच्चन हैं, तो अमिताभ बच्चन से हमने एक साक्षात्कार लिया और उसके आधार पर एक फीचर तैयार किया कि वो इस किसी मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं, या जीवन के इस पड़ाव पर जहां वो आज खड़े हैं, सफलता के शिखर पर हैं, आज शिखर पर खड़े होकर के अपने पिछले जीवन को जब वो देखते हैं तो उनको क्या महसूस होता है। तो प्रोफाइल फीचर से आशय है कि जिस विषय पर आप लिखना चाहते हैं, पहले उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करें जी, और अपनी तरफ से कुछ लिखें जी, और फिर उस व्यक्ति के पास हम लोग जाएं और उसकी बातचीत करें जी, और उससे बात करें, न सिर्फ उससे बात करें बल्कि उसके जो सहयोगी हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी चर्चा करें, क्योंकि वो कहीं, बिल्कुल, वो उसके जीवन पर सही कहीं ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से रोशनी डाल सकते हैं, कुछ ऐसी कहानियां बता सकते हैं, आप बीती बता सकते हैं जो उस व्यक्ति के जीवन के कुछ अनूठे पहलुओं को हमारे पाठकों के सामने ला सकता है। तो प्रोफाइल फीचर का भी इन दिनों बहुत स्पेस बन जी। एक चीज नहीं हो सकती है कि जैसे हम लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पे तो इस तरह के प्रोफाइल फीचर रखते हैं, कि एक आम आदमी के पे भी ऐसे फीचर लिखने की कोशिश की जा सकती है। एक किसान गांव में है जी, उसका हम प्रोफाइल फीचर लिखें अगर, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और मेरा ख्याल है ये बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के आम आदमी, क्योंकि हर आदमी के जीवन में कुछ न कुछ कहने के लिए है, कुछ न कुछ ऐसा सबक है, संदेश है, जिसके जरिए हमारे पाठक बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक कहानी, हजारों लोगों की कहानी है, बिल्कुल। तो उस कहानी को बस कहने का अंदाज आना चाहिए। आप उससे इतनी बेहतर तरीके से आपने बात की हो, उसके पड़ोसियों से बात की हो, उसके साथियों से बात की हो, तो एक किसान, जो लाखों करोड़ों किसान है हमारे देश में, उनकी एक जिंदगी
रोजमर्रा की कैसी है, वो किस तरह के सुख दुख अनुभवों से रोज गुजरते हैं, क्या उनके सामने चुनौतियां हैं, वो भी हम एक प्रोफाइल में ला सकते हैं। और जैसा मैं उल्लेख करूं कि पी साईनाथ ने इस तरह के कई फीचर लिखे जिसमें उन किसानों की जिंदगी को और उनके दुख दर्द को, उनकी चुनौतियों को, उनके कष्टों को, उनकी समस्याओं को सामने लाने की कोशिश की है। तो इस तरह के फीचर लिखे जाते रहे। अब जैसे मैं कहूं आपको कि महादेवी वर्मा जैसी साहित्यकार ने उन्होंने स्मृति की रेखाएं एक करके कुछ व्यक्ति चित्र लिखे जो उसमें उनके काम करने वाले, उनके घर में जो नौकरानी थी उस पर लिखा। तो अगर उन फीचर्स को हम पढ़ें, वो भी फीचर्स ही हैं बेसिकली, जो प्रोफाइल फीचर हैं, आप उसमें पाएंगे कि जीवन के रंग बिल्कुल खुल करके आते हैं, ऐसे जैसे लगता है कि एक नौकरानी के जीवन में भी इतना बहुत कुछ है जिसको हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं, उसकी कठिनाइयों को महसूस कर सकते हैं और उसमें उन लाखों लोगों को जो हमारे घर में चुपचाप काम करते रहते हैं उनको महसूस कर सकते हैं और ऐसे बहुत पसंद किए जाते हैं। अब जैसे मैं एक हिंदी में जिनको हम रेखा चित्र कहते हैं, इसके साथ साथ एक रिपोर्टाज नाम की एक विधा होती थी जो मैं मानता हूं कि फीचर का ही एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। रिपोर्टाज, हम कहीं गए, हमने किसी घटना स्थल पर जाकर के उसका ब्यौरा देखा और उसको एक रिपोर्टाज की शैली में लिखा जिसमें हमारे अपने एक्सपीरियंसेस भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें मैं जैसे दो उदाहरण देना चाहूंगा और मैं कहूंगा हमारे विद्यार्थियों को भी पढ़ना चाहिए। फणीश्वरनाथ रेणु ने नेपाल में जो एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन हुआ वहां के राणाओं के खिलाफ, नेपाली क्रांति कथा के नाम से एक रिपोर्टाज लिखा और उस समय वो दिनमान जैसी समाचार पत्रिका में छपा। फिर उन्होंने बिहार के बाढ़ और सूखे पर ऋणजल और धनजल इस नाम से रिपोर्टाज दो लिखे और दिनमान में वो सीरियल होकर के छपे जिसमें बिहार के उस सूखे के बारे में और बिहार के उस बाढ़ के बारे में, उसकी विभीषिका के बारे में, उसकी त्रासदी के बारे में उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लोगों को सामने ला करके रखा। उसमें जो लोगों को महसूस हो रहा था, लोग जो भुगत रहे थे, उसको देश के सामने रखा और वो इतनी पावरफुल राइटिंग्स थी जिसने पूरे देश का ध्यान इसकी तरफ खींचा। या जैसे साईनाथ को ही देखिए कि विदर्भ के किसानों के बारे में वो लिख रहे हैं, वो बिल्कुल फीचर शैली में लिखते हैं। उसमें आर्टिकल राइटिंग से ज्यादा वो किसानों से बात करके किसानों की कहानी के जरिए ही वो चीजों को सामने लाते हैं और वो ज्यादा अपीलिंग होती है। हाँ, मतलब लोगों के अनुभव, उनकी बहुत से जो है वो जी, तो आम आदमियों पर फीचर लिखा जा सकता है और लिखा जाना चाहिए। जी, जैसे हमारे काफी छात्र जो है वो छोटे शहरों में लेते हैं, गाँव में रहते हैं, ये किस तरह से फीचर के लिए कोई विचार, जो फीचर आइडियाज होते हैं, इनके स्रोत क्या हो सकते हैं, उसके लिए कहां से उनको जो है वो क्रिएट करें, कहां से इवॉल्व करें, किस विषय पे हम एक अच्छा फीचर लिख सकते हैं? फीचर के लिए, आइडिया के लिए दो तीन तरीके हैं जो उनको मुझे लगता है कि करना चाहिए। पहली बात तो यह कि कोई भी आइडिया शून्य में नहीं पैदा होता है, उन्हें अच्छा फीचर पढ़ना चाहिए। आप जितना बढ़िया फीचर पढ़ेंगे, पत्रिकाएं पढ़ें, लेख पढ़ें, अखबारों में छपने वाले फीचर पढ़ें, जिस भी अखबार के लिए आप लिखना चाहते हैं, पत्रिका के लिए लिखना चाहते हैं, पहले उसे समझना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह के फीचर छापते हैं, किस तरह के फीचर्स को उनके यहाँ प्राथमिकता दी जाती है। आप जिसके लिए लिखना चाहते हैं उनकी स्टाइल देखने की कोशिश करिए, वो किस तरह से फीचर्स को पैकेज कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरतें हैं उसको देखिए। ये समझना बहुत जरूरी है। उससे ही आपको आइडिया भी मिलता है कि ये अखबार या ये पत्रिका इस तरह के विषयों को प्राथमिकता देते हैं, इस तरह के विषयों पर ज्यादा से ज्यादा फीचर छापते हैं। दूसरा यह है कि फीचर के लिए, जैसा मैं समझता हूं कि जो सबसे बुनियादी स्रोत हो सकता है आइडिया का, वो है ऑब्जर्वेशन। आप खुद देखते हैं और आप जो अपनी आंख से देखते हैं चीजों को, अपने आसपास के समाज में, परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में क्या कुछ बदल रहा है, क्या कुछ नया हो रहा है, क्या कुछ ऐसे मानवीय पहलू हैं जिनको आपको लगता है कि लोगों को वो छू सकती है चीजें, उसको आप समझने की कोशिश करिए। फीचर एक मामले में समाचार से अलग है, इसलिए उसको हमको समाचार की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि जो समाज में बदल रहा है उस पर हमारी निगाह होनी चाहिए। और ऑब्जर्वेशन से हम फीचर के ऐसे आइडिया ले आ सकते हैं। हम जिस इलाके में भी, हम जिस छोटे शहर में हैं, गांव में हैं, क्या ऐसी कोई बात है हमारे गांव में, हमारे छोटे से शहर में, जो बड़े शहरों के लोग भी जाने या जानना चाहिए उनको, या उनको जानने में दिलचस्पी हो सकती है, ये देखना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि एक यथार्थ है, उसको आप एक नए नजरिए से देखते हैं जी, और वह एक फीचर है जी, और आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है जी, कि कैसे हमने उस चीज को एक अलग तरह से देखा है।
तो वहीं से शायद फीचर की शुरुआत होती है। बिल्कुल। तो आज हम बातचीत को यही कंक्लूड करेंगे। हमने मोटे तौर पे ये बातचीत की कि एक समाचार रिपोर्ट क्या होती है, एक फीचर क्या होता है, एक लेख क्या होता है और एक संपादकीय क्या होता है। और तमाम जो है फीचर के जो आइडियाज होते हैं वो सब आपके आसपास होते हैं। आप जहां भी रहते हैं वहां कई आपके स्रोत होते हैं। जैसे कि अभी आनंद जी ने कहा कि आप चीजों को देखते हैं और एक नई तरह से देखने की कोशिश करते हैं, उनके तह में जाने की कोशिश करते हैं, उनका एक मानवीय पक्ष जो है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो है आप लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गांव के लोग आपके इलाके में आते हैं, आप गांव में जाते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं। कई बार छोटी छोटी खबरें अखबार में होती हैं, एक विज्ञापन में हो सकता है कि आपको लगता है कि इसमें जो एक फीचर लिखा जा सकता है। तो ये तमाम स्रोत हैं जहां से कि आप फीचर आइडियाज जो है वो अपने लिए उनका सृजन करते हैं। और फीचर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, क्योंकि जो हार्ड न्यूज होती हैं उसमें थोड़ा सा बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए टाइमलीनेस इंपॉर्टेंट होती है। फीचर आप जहां भी हैं वहां से कंट्रीब्यूट करते हैं। आनंद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम लोग अगले महीने इसी वक्त यहीं मिलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।